पिछले दिनों एक जगह पर एक साहब से मुलाकात हुई। 70-75 साल के बुजुर्ग आदमी थे और उनका आधा चेहरा इस तरह उधड़ा हुआ था जैसे किसी भयानक जानवर ने उनके चेहरे पर अपने खौफनाक पंजे मारे हों। चेहरे पर खासे गहरे खराशों के निशान थे, लेकिन जख्म भर चुके थे और ये जख्म काफी पुराने मालूम होते थे। पहले तो मेरे जहन में यही ख्याल आया कि शायद किसी एक्सीडेंट में उनके चेहरे पर ये निशानात पड़ गए होंगे, मगर जब उन बुजुर्गवार ने अपना ये वाकया सुनाया तो ये भयानक वाकया सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल किस्सा कुछ यूं है कि सर्दियों की उस रात को हम एक घर में किसी की फातिहा पर गए हुए थे। ये बुजुर्ग उस मरने वाले के सगे चाचा थे। उनके नौजवान भतीजे का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। हम उनके घर इत्तफाकन रात के वक्त पहुंचे, क्योंकि मेरा दोस्त जिसने उनके घर फातिहा के लिए जाना था वो रात को छुट्टी करके देर से घर वापस आया था। फिर मुझे बताने लगा कि एक जगह पर फातिहा के लिए जाना है, मेरे साथ चलो। कुछ रोज पहले मेरे साथ काम करने वाले मेरे कुलीग दोस्त का इंतकाल हो गया है, लिहाजा उनके घर अफसोस के लिए जाना है। मैं फौरन उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। शहर की अंदरूनी आबादी में उसके घर पहुंचे तो रात के वक्त उनके मोहल्ले के कुछ और लोग बैठक में उस वक्त बैठे हुए थे जो फातिहा खाने के लिए आए थे। कुछ लोग जो फातिहा पढ़ चुके थे वो उठकर चले गए। अब मेरे अलावा वहां पर मरने वाले के वालिद साहब, वो बुजुर्ग जो दरअसल उस मरने वाले के चाचा थे, और उसके अलावा एक लोग और बैठे रह गए। मैंने उन बुजुर्गवार को गौर से देखा तो उनके चेहरे के जख्मों के निशानात ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ और बातों ही बातों में मैंने बुजुर्ग के जख्म का जिक्र करते हुए कहा, बुजुर्गवार, ये आपके चेहरे पर अजीब किस्म के जख्मों के निशानात कैसे हैं? मेरे इस तरह पूछने पर मेरे दोस्त ने घूर कर मेरी तरफ देखा। शायद वो मौका ऐसा नहीं था कि मैं उनसे ऐसा सवाल करता, क्योंकि वो खुद अपने भतीजे के इंतकाल के सोग में बैठे हुए थे। मगर बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी फैलती चली गई। कहने लगे, मियाँ, ये जख्म मेरी जिंदगी के एक बहुत भयानक जिंदगी की यादगार है। एक ऐसा वाकया जो मेरी जिंदगी में बहुत अरसा पहले रूनुमा हुआ था। किसी दिन तशरीफ लाना, मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। मैंने फौरन इकरार कर लिया। हम फातिहा खाने के बाद वहां से वापस आ गए, मगर मेरे दिल में वो तजस्सुस अभी बाकी था। चंद रोज के बाद मैंने अपने दोस्त से कहा, यार, वो तुम्हारे जिस दोस्त का इंतकाल हुआ था और उसके चाचा से हमारी मुलाकात हुई थी, जिनके चेहरे पर जख्मों के निशानात थे, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो अपनी जिंदगी के उस भयानक वाक़े से पर्दा उठाएंगे और मुझे वो वाक़या सुनाएंगे कि उनके चेहरे पर वो निशानात कैसे पड़े। पहले तो मेरा दोस्त इनकार करता रहा कि यार छोड़ो, हमें उनसे क्या, मगर मेरे इसरार पर फिर मेरे साथ वो चल पड़ा। हम उनके घर पहुंचे तो वो बुजुर्गवार हमें अपने घर पर ही मौजूद मिल गए। उन्होंने बड़ी खुशदिली और इज्जत से हमारा इस्तकबाल किया और हमें बैठक में बिठाया, चाय वगैरह पिलाई। मेरे दोस्त को वो अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि वो उनके मरहूम भतीजे का दोस्त था। फिर मैंने बातों ही बातों में उनसे जिक्र किया कि आपने मुझे ये कहा था कि आप मुझे अपने ऊपर बीतने वाले उस भयानक वाक़े की हकीकत से आगाह करेंगे कि आपके चेहरे पर ये जख्मों के निशानात कैसे पड़ गए। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहने लगे, मियाँ, इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो? मगरिब की नमाज का वक्त होने लगा है। चलो पहले मस्जिद में चलकर नमाज पढ़ाते हैं, फिर खाना वगैरह तैयार करेंगे और आराम से तुम्हें सारी बात सुनाऊंगा। हमने इकरार में सर हिलाया। हम उठकर मस्जिद में चले गए, नमाज मगरिब अदा की और वापस बैठक में आकर बैठ गए। हम खाने से मुसलसल इनकारी थे, मगर बुजुर्गवार ने कहा कि तुम्हें खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। फिर उन बुजुर्ग ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। वो कहने लगे, ये उस जमाने की बात है जिस वक्त मेरी उम्र महज 30-32 साल के करीब होगी। ये गालिबन 70 की दहाई की बात है। उस वक्त एम्बुलेंस वगैरह इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। हमारे इलाके में एक छोटा सा खैराती अस्पताल था, गांव का एक छोटा सा अस्पताल, जो चंद मुतमव्वल यानी अमीर लोगों की खैरात पर चलता था। गांव के लोगों के लिए यह भी बहुत बड़ी सहूलत थी, क्योंकि उस जमाने में हर गांव में कोई सरकारी अस्पताल नहीं हुआ करता था। उन्हीं दिनों वहां पर किसी बाहर से आए हुए शख्स ने अस्पताल की मदद की खातिर एक गाड़ी खरीद कर दी। एक छोटी सी मिनी वैन थी, जिसे अस्पताल की जरूरत के तहत एम्बुलेंस के तौर पर खैरात किया गया था। गांव के लोगों के लिए यह बहुत बड़ी नेमत थी, क्योंकि उस जमाने में एम्बुलेंस वगैरह गांव में तो ज्यादातर नहीं हुआ करती थी। एम्बुलेंस शहरों में अस्पतालों के पास ही हुआ करती थी,
लेकिन अगर किसी मरीज का गांव में इलाज ना होता तो उसे शहर तक ले जाने के लिए बहुत बड़ी सहूलत थी। हमारे गांव में ड्राइवर वगैरह ज्यादा नहीं थे। मैंने शहर में चंद साल ड्राइवर की नौकरी की थी और उसके बाद गांव चला आया था। कुछ अरसे से मैं फारिग ही था, क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं एक जगह टिक कर काम नहीं करता था। अच्छी भली ड्राइवर की नौकरी छोड़कर फिर गांव में आ गया था। और तुम तो जानते हो कि हमारे गांव में हमारी आबाई जमीनें बहुत ज्यादा थी, आमदन की फिक्र ना थी, इसलिए गांव में आवारा फिरता। अब खैराती अस्पताल को यह मसला दरपेश था कि गांव में कोई ऐसा ड्राइवर मौजूद नहीं था जो वो गाड़ी चला सके। अस्पताल के मुंतजिम हमारे गांव के मलिक दिलावर साहब उसी रात हमारे घर आए। मेरे वालिद साहब से मुलाकात की और मिन्नत समाजत करने लगे कि अपने बेटे से कहें कि हमारे खैराती अस्पताल में एम्बुलेंस पर ड्राइवर की नौकरी कर ले। ये एक खैराती और फलाही इदारा है, हम हस्बे ज़रूरत इसको तनख्वाह भी देंगे और नौकरी भी ऐसी कि ज़रूरी नहीं इसे हर वक्त गाड़ी ही चलानी पड़े। सिर्फ ज़रूरत के तहत उससे किसी मरीज को शहर ले जाना होगा और इसमें हमारे गांव की भलाई भी है। मेरे वालिद साहब भी यही चाहते थे कि मैं कोई काम काज करूं और आवारा लड़कों की सोबत से दूर रहूं। लिहाजा वालिद साहब के इसरार पर मैंने खैराती अस्पताल में एम्बुलेंस की बतौर ड्राइवर नौकरी की ये पेशकश कबूल कर ली। अस्पताल बिल्कुल छोटा सा था, यूं समझ लीजिए कि एक छोटा सा मकान था जो गांव में बिल्कुल एक तरफ हटकर था और उसके बाहर कच्ची सी पगडंडी थी जिस पर वो गाड़ी खड़ी रहती। मैं गाड़ी का रोजाना सुबह तेल पानी चेक करके अस्पताल के अंदर बैठ जाता। उस वक्त गांव में मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, खुराक भी अच्छी थी, इसलिए गांव के लोग कम ही बीमार पड़ते थे। कभी कभार ही ऐसा होता कि किसी बहुत बुजुर्ग आदमी को ज्यादा सीरियस हालत में शहर ले जाना पड़ता। ज्यादातर मैं फारिग ही बैठा रहता। कभी कभार किसी का इंतकाल हो जाता तो उसकी मैयत को इधर से उधर ले जाना होता। ये उन्हीं दिनों में से एक ना भूलने वाले दिन की बात है कि हमारे गांव में एक मैयत आई। वो एक फौजी नौजवान की मैयत थी जिसे फौजी गाड़ी वाले अपनी गाड़ी पर गांव में छोड़ गए थे। वो हमारे इलाके का सिपाही अरशद हुसैन था, जिसकी अभी 6 महीने पहले शादी हुई थी। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ थी जो बेचारी चारपाई पर पड़ी रहती। उसकी वजह थी कि वो फालिज के आर्जे में मुब्तला थी और अरशद हुसैन की नौजवान बीवी अपनी सास की खिदमत में लगी रहती। अरशद की शहादत की खबर जब गांव में पहुंची और जब उसकी मैयत गांव में आई तो उसकी बीवी जरीना, उसे जब अपने खाविंद की इस हादसाती मौत का पता चला तो जरीना पर क्या क़यामत टूटी, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 6 महीने की दुल्हन बेचारी सास चारपाई पर लाचार पड़ी थी और फौजी जवान जो शादी के बाद अभी अभी पहली छुट्टी पर भी वापस नहीं आया था। उन दिनों ढाका में मुक्ति बहाने की जंग में वो शहीद हो गया था। तुम्हें याद होगा कि उस वक्त मशरकी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा था और वहां पर अलहदगी की तहरीक जोरों पर थी और पाकिस्तान की हिंदुस्तान के साथ जंग हो रही थी। हिंदुस्तान बांग्लादेश यानी मशरकी पाकिस्तान के लोगों को मगरबी पाकिस्तान से अलग कराने के लिए उनका साथ दे रहा था। उसी लड़ाई के दौरान अरशद हुसैन की बंगाल में शहादत हो गई थी और उसकी मैयत अब वापस पाकिस्तान लाई गई थी। जरीना को जब अपने शौहर की मौत का पता चला तो वो बेचारी बेहोश होकर गिर पड़ी और ऐसी बेचारी बेहोश हुई कि अगले रोज तक भी ना उठ सकी। इसी दौरान अरशद हुसैन की तदफीन कर दी गई। उसकी बूढ़ी माँ तो पहली बेचारी फालिज के आर्जे में लाहक चारपाई पर बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। मगर एक और बड़ा दर्दनाक और हैरत अंगेज वाक़या पेश आया। अरशद हुसैन की तदफीन के बाद जब फौजी अफसरान उसकी बेवा के पास पहुंचे ताकि उसे तसल्ली तशफी दें और उसे बताएं कि उसके खामिद ने शहादत की सआदत हासिल की है, ये देखकर सबके होश उड़ गए कि जरीना भी अपने खामिद के पास पहुंच चुकी थी, उसकी भी मौत हो गई थी। अब तो गांव वालों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। दोनों मियाँ बीवी इंतकाल कर चुके थे और अरशद हुसैन की माँ चारपाई पर पड़ी थी। गांव का एक आदमी जरीना के माँ बाप के गांव की तरफ दौड़ाया गया। जरीना की सिर्फ माँ थी, बाप उसका पहले ही फौत हो चुका था। उनका गांव वहां से चंद कोस के फासले पर था। बेटी और दामाद की मौत का सुनकर उसकी माँ तो बेचारी सकते में आ गई। गांव का आदमी जो पैगाम लेकर गया था वो वापस आया और उसने बताया कि जरीना की माँ की तो रो रो कर बुरी हालत है। वो इस हालत में नहीं थी कि वो उसके साथ यहां पर आ सके, मगर उसकी माँ की ख्वाहिश है कि वो अपनी बेटी को अपने गांव में ही दफनाए। लिहाजा बेहतर यही है कि उसकी माँ की हालत को देखते हुए जरीना की मैयत उनके गांव में पहुंचा दी जाए। अरशद हुसैन की तो पहले ही तदफीन हो चुकी है।
हमारे गांव वालों ने पहले तो इस बात पर एतराज किया कि जरीना अब इस गांव की बहू थी, लिहाजा उसे इसी गांव में दफन किया जाए। मगर कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि उसकी वालदा भी जिंदा है और उस बेचारी की बुरी हालत है, इसलिए बेहतर यही है कि उसकी वालदा की ख्वाहिश पर अमल किया जाए। अब जरीना का इस गांव में वैसे भी था कौन, उसका शौहर तो दुनिया से जा चुका था और सास बेचारी वो भी आखिरी दमों पर थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि बीवी को भी खामन के साथ ही दफनाया जाए। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय थी। खैर ये तय पाया गया कि अस्पताल की एम्बुलेंस में जरीना की मैयत को जरीना की मां के गांव पहुंचा दिया जाए। रात गहरी होती जा रही थी और जरीना को मरे हुए काफी वक्त हो चुका था। फौजी हुकाम की तरफ से अरशद हुसैन के लिए इनामात और खास तदफीन का बंदोबस्त भी किया गया था। मगर अब बेचारी जरीना की मैयत भी लाचार और बेयारो मददगार पड़ी थी। गांव वालों की तरफ से मुझे ये अहकामात दिए गए कि मैं जरीना की मैयत को उसकी मां के घर छोड़ाऊं। लिहाजा मैयत को एम्बुलेंस में डाला गया। गांव कुछ कोस के फासले पर था। हमारे गांव वालों ने सुबह के वक्त जनाजे में शरीक होने का फैसला किया था, इसलिए मुझे अकेला ही मैयत को लेकर जाना था। जरीना की मां का गांव हमारे गांव से कुछ कोस के फासले पर था, इसलिए मेरे साथ किसी आदमी को भेजने की जरूरत महसूस न की गई। मैं मैयत को लेकर रात के अंधेरे में जरीना की मां के गांव की तरफ चल पड़ा। अरशद हुसैन और उसकी बीवी की इस नागहानी मौत पर हमारा पूरा गांव ही बड़ा दुखी और उदास था और मैं दिल से इस कार खैर में एक जज्बा लेकर उसके गांव की तरफ जा रहा था। अपने गांव से निकला तो मुझे रात के गालिबन 11 साढ़े 11 बज चुके थे। सर्दियों की रातें थी और गांव के हिसाब से तो ये आधी रात का वक्त था। वैन में पीछे स्ट्रेचर पर जरीना की मैयत पड़ी थी और मैं गाड़ी कच्ची सड़क पर लिए जरीना के वालदैन के गांव चकलमास की तरफ बढ़ता जा रहा था। गांव से निकलते ही वीराना शुरू हो गया। घने दरख्तों का सिलसिला था। उस वक्त सड़क पक्की नहीं थी, कच्ची सड़क थी जिस पर बैलगाड़ियां और इक्का दुक्का गाड़ियां जिन अमीर लोगों के पास हुआ करती थी उसी कच्ची सड़क से गुजरा करती थी। गाड़ी के शीशे मुकम्मल तौर पर बंद थे क्योंकि सर्दी के मौसम की वजह से बाहर से आने वाली यखबस्ता हवाएं अंदर के माहौल को और सर्द कर रही थीं। बाहर वीराने में गाड़ी की हेडलाइट्स में मुझे पूरा रास्ता वीरान और सुनसान नजर आ रहा था। मैं फितरतन एक बहादुर इंसान हूं, लेकिन न जाने क्यों मुझे उस वक्त खौफ महसूस हो रहा था। फिर अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे किसी ने हरकत की हो। मैंने खटके की आवाज सुनकर चौंक कर पीछे पलट कर देखा, मगर लाश बेहिस्सो हरकत स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। मैंने सर झटक दिया, मेरा वहम हो सकता है। फिर मैं आगे नजर जमाए गाड़ी चलाने लगा। अचानक थोड़ी देर बाद मुझे फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे किसी के तेज तेज सांस लेने की आवाज आई हो। मेरे दिल की धड़कन बहुत ही तेज हो गई। मैंने फौरन पीछे मुड़कर देखा तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सफेद चादर में लिपटी हुई जरीना की लाश स्ट्रेचर पर उठकर बैठी हुई थी और उसका मुंह पीछे की तरफ था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे खून मेरी रगों में जमने लगा हो। जरीना की मौत की तस्दीक तो एक से ज्यादा लोगों ने कर दी थी। मैंने दहशतजदा होकर गाड़ी को ब्रेक लगा दिए। वहां चारों तरफ वीराने का राज था। ब्रेक लगाते ही मैंने फौरन दरवाजा खोला और गाड़ी से नीचे उतरकर कच्ची सड़क से नीचे खेतों में उतरकर भागने लगा। मुझ पर इतना खौफ तारी हो चुका था कि मैं चाहता था कि पल ही पल में यहां से निकलकर दूर कहीं चला जाऊं। लाश ने अचानक उठकर बैठते ही मेरे हवास पर एक ऐसा खौफ तारी कर दिया था कि मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। ये मूंजी यानी चावल की फसल का खेत था और चावल कटाई के लिए तैयार हो चुका था। मैं फसल के बीचों बीच बड़ी मुश्किल से भागता हुआ आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। पीछे पलट कर देखता तो गाड़ी दूर खड़ी नजर आई। चांद की चांदनी में उस वक्त चारों तरफ ऐसा खौफनाक सन्नाटा था कि इंसान के दिल की हरकत बंद हो जाए। भागते भागते मेरे पांव को एक मिट्टी के बड़े से ढेले से जोरदार ठोकर लगी और मैं मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर उठा। पीछे मुड़कर देखा तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लाश सफेद चादर में लिपटी हुई गाड़ी से बाहर खड़ी थी और दोनों हाथ ऐसे फैला रखे थे जैसे मुझे दबोच लेगी। मेरे मुंह से एक भयानक चीख निकल गई और मैंने फिर पूरी ताकत के साथ खेतों की तरफ भागना शुरू कर दिया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं किस तरफ भाग रहा हूं। चलते चलते आगे कीकर के दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया। फिर मैंने दूर एक अजीब सी चीज देखी, चमकदार सी कुछ। मैं नजदीक पहुंचा तो मुझे सुर्ख लिबास में लिपटी हुई कोई औरत बैठी हुई नजर आई।
جس کے سامنے سفید کپڑوں میں لپٹی ایک لاش رکھی تھی۔ میں فوراً ٹھٹک کر رک گیا۔ ویرانے میں یہ منظر دیکھ کر انسان کی کیا حالت ہوتی ہے یہ میں ہی جان سکتا ہوں۔ چاند کے عکس کی روشنی میں نے دیکھا وہ زرینہ تھی اور اس کے سامنے ارشد حسین کی لاش پڑی تھی، اور وہ اس سے لپٹ کر رو رہی تھی، بین کر رہی تھی اور اپنی چوڑیاں توڑ رہی تھی۔ یا میرے خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے فوراً اپنا رخ بدلا اور پھر تیز تیز دوڑنا شروع کر دیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو اب اس درخت کے نیچے کوئی نہیں تھا۔ زرینہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور ارشد حسین کی لاش، وہ دونوں وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ چلتے چلتے مجھے دور کھیتوں میں کچا سا مکان نظر آیا۔ میں دوڑتے دوڑتے اس مکان کے دروازے پر جا پہنچا۔ مکان کے لکڑی کے خستہ دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ ایک چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ میں فوراً مکان کے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز سن کر اندر سے کسی کی کانپتی ہوئی بوڑھی آواز سنائی دی، کون ہے؟ وہ کوئی بزرگ آدمی تھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ اندرونی کمرے سے ایک بزرگ لالٹین اٹھائے باہر نکل رہا تھا۔ وہ ایک کچا کمرہ تھا۔ اس نے لالٹین اونچی کر کے روشنی مجھ پر ڈالی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کون ہو تم اور ایسے میرے گھر میں کیوں داخل ہوئے ہو؟ وہ بزرگوار، میرے پیچھے کوئی لگا ہے۔ اچھا، کون ہے تمہارے پیچھے؟ بزرگ نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ پھر خود ہی بولا، اچھا کسی مصیبت میں ہو، اندر آ جاؤ نوجوان۔ میں فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ بزرگ آدمی پلٹ کر کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ میں کمرے میں اس کے پیچھے داخل ہوا، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نظر کمرے میں موجود چارپائی پر بیٹھے ہوئے دو لوگوں پر پڑی تو میرے رہے سہے حواس بھی جاتے رہے۔ بوڑھے نے جو لالٹین اٹھا رکھی تھی اس کی روشنی میں نے بخوبی دیکھا کہ چارپائی پر زرینہ اسی دلہن کے لباس میں بیٹھی ہے اور اس کے ساتھ کفن میں لپٹی ہوئی ارشد حسین کی میت، لیکن ارشد حسین زندہ اور جاوید پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھا تھا، اور مجھے دیکھ کر وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت میری کیا حالت ہوئی ہوگی۔ میں خوف سے فوراً پلٹا اور باہر کی طرف بھاگا۔ اتنے میں بوڑھے آدمی کی کڑکدار آواز سنائی دی، رک جاؤ نوجوان۔ مگر میں اب بھلا کہاں رکتا؟ میں فوراً باہر والے دروازے کی طرف دوڑا۔ دروازہ ایک دھکے سے کھلا اور مکان سے باہر نکل آیا۔ اب میں نے پھر ایک طرف کو بھاگنا شروع کر دیا۔ دور مجھے گاؤں کے کچے مکانات کے آثار دکھائی دینے لگے۔ میں اسی گاؤں کی طرف بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے جب میں گاؤں کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ گاؤں کے باہر ایک بڑا سا قبرستان تھا، جو غالباً گاؤں والوں کا ہی قبرستان تھا۔ جب میں بھاگتے بھاگتے قبرستان کے قریب پہنچا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ کچھ لوگ سفید لباس پہنے کھڑے تھے جو بڑے ڈراؤنے اور بھیانک معلوم ہو رہے تھے۔ ان کے سامنے دو چارپائیاں پڑی تھی اور ان پر دو لاشیں رکھی ہوئی تھیں۔ میں ان سے کچھ فاصلے پر ایک گھنے درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا اور یہ منظر خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ ان سب انسانوں کے چہرے کپڑے سے اس طرح ڈھکے ہوئے تھے کہ سر پر ڈالا گیا وہ کپڑا ان کے چہروں کے آگے آیا ہوا تھا۔ کسی کی آواز سنائی دی کہ کیا ان دونوں کا جنازہ پڑھایا جائے گا، لیکن نماز جنازہ پڑھانے والے شخص نے کہا، نہیں، یہ دو نہیں بلکہ 3 لوگوں کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ کسی نے مجمع میں سے پوچھا، تیسرا کون ہے؟ اس آدمی نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا جس کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا۔ تیسرا آدمی وہ اس درخت کے پیچھے کھڑا ہے، اسے پکڑ کر لاؤ، اس کی نماز جنازہ بھی ساتھ ہی ادا کر دی جائے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں پھر اندھا دھند ایک طرف کو بھاگنے لگا۔ پیچھے سے عجیب سی ملی جلی آوازیں سنائی دیں، پکڑو پکڑو، بھاگنے نہ پائے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میری سٹی گم ہو گئی کہ وہ سب سفید لباسوں والے خوفناک لوگ میرے پیچھے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ اب میرا رخ اس گاؤں کی طرف تھا۔ میں اندھا دھند دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ پکڑو پکڑو آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ لگتا تھا وہ ابھی تک میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اگر آج میں تیز نہ دوڑا تو پھر یہ میری زندگی کی آخری گھڑی ہوگی۔ بھاگتے بھاگتے میں گاؤں کے قریب پہنچ گیا، اور پھر جیسے اچانک پیچھے ان لوگوں کی پکڑو پکڑو کی آوازیں آنی بند ہو گئیں۔ میں نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا کہ میرے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں گاؤں کی کچی گلیوں میں داخل ہو گیا۔ اب میری قسمت خراب کہ گاؤں کے آوارہ کتے میرے پیچھے دوڑ پڑے۔ کتوں سے بچتا بچاتا میں ایک گلی میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گلی آگے سے بند تھی۔ گلی کے اختتام پر کسی گھر کی چھوٹی سی دیوار تھی۔ کتے مسلسل میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میرے لیے اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں دیوار پھاند جاتا۔ بھاگتے بھاگتے میں نے ایک زوردار جست لگائی اور اس دیوار پر چڑھ جانا چاہتا تھا،
ताकि उन कुत्तों से बच सकूं, मगर छलांग लगाते लगाते मेरी दाहिनी टांग इस जोर से दीवार से टकराई कि मैं अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और दीवार के इस तरफ ही गिर गया। खूनखार कुत्तों ने मुझ पर हमला कर दिया। वो अपने नोकीले पंजे मेरे जिस्म पर मार रहे थे और फिर एक कुत्ते ने कुछ इस तरह अपने पंजे मेरे चेहरे पर मारे कि मेरे हलक से एक भयानक, खौफनाक और दर्द भरी चीख निकली। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म में किसी ने आग लगा दी हो। मैंने एक जुनून के आलम में पूरी कुव्वत से उन्हें दूसरी तरफ धकेला और फिर पागलों की तरह दीवार पर चढ़ने की कोशिश की। खुदा की कुदरत के मैं उस कोशिश में कामयाब हुआ। मैं दीवार के दूसरी जानिब गिरता चला गया। दूसरी तरफ सख्त पथरीला फर्श था। मैं उसके ऊपर गिरा। मेरा सर किसी पत्थर से टकराया और मैं होशो हवास से बेगाना होता चला गया। जिस वक्त मुझे होश आया तो मैंने अपने चेहरे पर दर्द की टीसें महसूस की, मगर मैंने महसूस किया कि मैं बाजू और टांगों को हरकत देने से कासिर हूं। मेरे दोनों बाजू पीछे कमर के साथ मजबूती से बांध दिए गए थे और मेरी दोनों टांगें भी हरकत नहीं कर रही थी क्योंकि उन्हें भी मजबूत रस्सी से बांध दिया गया था। मेरे सामने गांव के चंद लोग खड़े थे। एक चौधरी किस्म का आदमी सामने बैठा था। हाँ बे, कौन है तू और कहां से आया है? क्या मेरे घर में चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था? चौधरी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में मुझसे सवाल किया। खुदा के लिए मुझे पानी पिलाओ, मैंने कमजोर और नकाहत भरे लहजे में कहा। चौधरी ने बगौर मेरे चेहरे की तरफ देखा और किसी को इशारा किया। वो आदमी भाग कर गया और प्याले में पानी भर कर ले आया। मैंने घटाघट पानी पिया और कमजोर सी आवाज में बोला, चौधरी साहब, मैं चोर नहीं हूं, मैं नवाजिश अली हूं। जाम नगर के खैराती अस्पताल में एम्बुलेंस चलाता हूं, ड्राइवर हूं। रात को मेरे पीछे कुछ लोग लगे थे और मैं उनसे जान बचाकर भागता हुआ आपके घर तक पहुंच गया। मेरी बात को गांव के सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। ये सुनकर गांव के खड़े हुए लोगों में से एक आदमी आगे बढ़ा और उसने गौर से मुझे देखा। फिर चौधरी की तरफ मुंह करके कहने लगा, चौधरी साहब, मैंने इसे पहचान लिया है। ये वाकई खैराती अस्पताल की एम्बुलेंस का ड्राइवर है। जामनगर का रहने वाला है। नाम तो मुझे इसका मालूम नहीं, मगर मैं इसे जानता हूं। ये पास वाले गांव में ही रहता है। हम जख्मों की वजह से इसे पहचान नहीं पाए थे। चौधरी ने यह सुना तो फौरन मेरे हाथ पांव की रस्सियां खोलने का हुक्म दिया। रस्सियों से आजाद होते ही मुझे चारपाई पर बिठा दिया गया। फिर मुझसे मेरी सारी कहानी पूछी गई। मैंने मुख्तसर अल्फाज में उन्हें सारा वाकया बता दिया। कुछ इस तरह के वारदाती किस्म के लोग मेरे पीछे पड़ गए थे। मैं जानबूझकर उन्हें अपने साथ पेश आने वाले मफूकुल फितरत वाकयात के बारे में नहीं बताना चाहता था। हो सकता था कि वो मेरी बात का यकीन ना करते। चौधरी ने मेरी मरहम पट्टी करवाई और फिर एक आदमी भेजकर मेरे गांव से मेरे वालिद साहब और कुछ लोगों को बुलवाया गया। उन्होंने आकर मुझे पहचाना और मेरी बात की तस्दीक की और चौधरी साहब का शुक्रिया अदा किया और मुझे वहां से अपने गांव ले आए। जिस वक्त मैं गांव में लाया गया उस वक्त दोपहर ढल चुकी थी और गांव वालों को इतला मिल चुकी थी कि जरीना की लाश अभी तक उसकी मां के गांव नहीं पहुंची हुई। लिहाजा मेरी तलाश भी साथ ही शुरू हो गई थी, क्योंकि गांव से बाहर वीरान कच्ची सड़क पर गांव वालों ने एम्बुलेंस ढूंढ ली थी। मगर हैरत की बात यह थी कि गांव वालों को एम्बुलेंस में ना मैं मिला और ना ही जरीना की लाश मिली थी। गांव वाले इस बात पर हैरान थे कि मैं और जरीना की लाश कहां गायब हो गए थे। गांव के लोग बेचारे आसपास मुझे काफी देर तक ढूंढते रहे। मेरे चेहरे पर खूनखार कुत्तों के पंजों के 3 बड़े गहरे जख्मों के निशान मौजूद थे। मेरी मरहम पट्टी कर दी गई, मगर अजीब बात यह थी कि जरीना की लाश का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। आसपास की हर जगह पर जरीना की मैयत को ढूंढा गया, मगर जरीना की लाश ना मिलनी थी ना मिली। उसके बाद मैंने एम्बुलेंस के ड्राइवर की नौकरी छोड़ दी। गांव वालों के कहने के बावजूद मैंने एम्बुलेंस चलाने से इनकार कर दिया और फिर वहां से शहर चला आया। मगर हैरत की बात यह है कि इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि मेरे उस रात वहां से भाग जाने के बाद जरीना की लाश कहां गायब हो गई और जरीना की लाश दोबारा जिंदा कैसे हुई थी। हाँ, गांव के अक्सर लोग ये बताते हैं कि जहां पर उन्होंने एम्बुलेंस खड़ी पाई थी वहां आसपास के खेतों और वीरानों से आज भी रात के वक्त किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं।